तो लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपन ने ये फॉर्मूले देखे, केडी का रिडीमेबल हो तो ये वाले फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, ये तब चल सकता है फॉर्मूला ये वाला रिडीमेबल का जब आप डिबेंचर बीच में चुकाओ ही ना, पूरा डिबेंचर लमसम चुकाया जाए 5 साल 7 साल 10 साल बाद, तब ये फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि अगर बीच में डिबेंचर 100 रुपये का कुछ भी ना दें, 100 का 100 ही आउटस्टैंडिंग सीधा एंड में देंगे, हर साल इंटरेस्ट बराबर लगेगा ना, तो ये फॉर्मूला चल पाएगा। अगर आप थोड़े थोड़े डिबेंचर चुकाते रहे तो इंटरेस्ट हर साल क्या है, चेंज होता रहेगा, घटता जाएगा, तो ये फॉर्मूला सुपर फ्लॉप नहीं चलेगा। और इसमें तो रिडेम्पशन है ही नहीं, डिबेंचर चुकाने ही नहीं, कब चुकाएंगे, सीधा एट द एंड ऑफ द कंपनी लाइफ, एंड में मजबूरी है, तब तक कोई खबर ही नहीं कितने चुकाने हैं। तो ये फॉर्मूला इसलिए चल रहा है, पता ही नहीं रिडेम्पशन का, इसमें खबर है रिडेम्पशन की, तो उसको यूज करते हैं हम लोग। क्लियर। मैं क्वेश्चन करता हूं, कल जो मैं डिस्काउंटिंग कर रहा था उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, फिर चाहे मैं वैसा ही क्वेश्चन एक और करवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया हो गया था जो मैंने कल पढ़ा था, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, उससे थोड़ा और आइडिया होगा। देखना, ये कैलकुलेटर चलाने की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। देखना क्या क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या इंफॉर्मेशन देता है। देखो क्या कहता है, कंपनी इश्यू 15% डिबेंचर, फेस वैल्यू कितनी 2000 ईच। एक डिबेंचर कितने वाला है, 15% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए है, सरकार से परमिशन लेके इश्यू होता है 2000 का। इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट से मतलब इश्यू के एक्सपेंसेस कितने हो गए, 200 ईच। ठीक, फिर उसके बाद कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डिबेंचर को 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 ईच करके चुकाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 से शुरू करके हर बार आप कितना चुकाते रहें, स्टार्ट करके 400 400 400 चुकाते रहें, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन समझे, कितने कितने चुकाने हैं आपने, 400 400, हर साल 400 400 चुकाने, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में, ऐसे ही है ना। ओके, 2000 रुपये ऐसे देने हैं। टैक्स की रेट कंपनी पे कितनी है, 50%। आप मुझे बताओ आपकी पॉकेट में नेट प्रोसीड कितनी आई, नेट रियलाइज्ड वैल्यू आपकी पॉकेट में कितनी आई, 1800। ये कहना उसको काश बढ़ेगा, नेट रियलाइज्ड वैल्यू कितनी आई, अपनी जेब में कितने पैसे आए, हाँ जी 1800 रुपये आ गए। हम चुकाएंगे क्या बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, यहां लिखो ईयर 1 2 3 4 5, यहां लिखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर। एक डिवेंचर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ, 2000 है, कितने रुपए चुकाओगे आप, एनुअल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना चुकाओगे, 400, सही है। क्लोजिंग बैलेंस क्या बच जाएगा बोलो, प्रिंसिपल की बात करूं 1600, फिर 1600 में 400 चुका दोगे तो क्या बच जाएगा, 1200 में 400 चुका दोगे तो कितना बच जाएगा, 800 में से कितना चुका दोगे 400 तो कितना बच जाएगा, 400 में 400 चुका दोगे तो कितना बच जाएगा। हर साल 400 प्रिंसिपल चुका रहे हो, इकट्ठा 2000 नहीं देना, हर साल कितना कितना देना है आपने, 400 करके देना है हर बार। क्लियर है, हर बार 400 करके 5 साल में 2000 रुपये देने हैं, सही है। ये हटा दूं, ये तो समझ आ गया, वैसे ही पता लग रहा है कि भाई 2000 में 400 दे दिए, कितने रह गए 1600, 400 दे दिए 1200, ऐसे। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट 15% ऑन ओपनिंग बैलेंस लगेगा। हाँ जी बोलो कितना लगेगा इंटरेस्ट बताओ, 2000 रुपये लगेगा, 15% साल का कितना, 1600 पे
300, 1600 पे 15% कितना लगेगा, 1200 पे 15% कितना लगेगा, 800 पे 15% कितना लगेगा, और 400 पे 15% कितना लगेगा। आप मुझे बताओ, आप दे कितने पैसे रहे हो, 5 साल में वापस कितने पैसे दे रहे हो। देखो, आपने पॉकेट में 1800 रुपये लेके 5 साल में लौटा कितने दिए बताओ। 400 करके तो एक लौटा दिए 2000, प्लस आपने इंटरेस्ट दे दिया, इतना जोड़ना कितना दे दिया, 900 का इंटरेस्ट दे दिया। आप देखो कि आपकी पॉकेट में रियलाइज वैल्यू कितनी आई, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितने पैसे आपकी पॉकेट में आए। 2000 में से 200 तो खर्चे पड़ गए, और रिडेम्पशन कितने रुपए की कर रहे हो आप, 400 रुपये पर एनम 5 ईयर में कितने दे रहे हो, 2000, प्लस क्या दे रहे हो आप, इंटरेस्ट बहुत दे रहे हो आप तो, 1800 लेके इतने दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो, कॉस्ट ही तो पड़ रही है आपको, यही तो कॉस्ट है। 1800 लेके दे फालतू रहे हो तो किसकी वजह से, दैट इज द कॉस्ट। पर एक बात है, ये जो आप इंटरेस्ट लग रहा है, ये इंटरेस्ट देख रहे हैं आप, ये इंटरेस्ट हर साल P&L में आएगा, टैक्स सेविंग नहीं करवाएगा क्या, ये इंटरेस्ट P&L में आएगा तो इसमें से टैक्स नहीं बचेगा क्या। तो आप इंटरेस्ट का खर्चा क्या निकाल लो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स निकाल लो। कैसे, इसमें से टैक्स की परसेंटेज कितनी है कंपनी पे, बोलो 50% टैक्स बच जाएगा। आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी बोलो, आपकी कॉस्ट 150 और 120, 90, 60, 300 का 50% 150, 200 का 50% 120, 180 का 50% 90, 120 का 50% 60, 60 का 50% 30। ये क्या पड़ेगी अपने को, इंटरेस्ट की कॉस्ट। आप ये ना समझो ये कॉस्ट है, आपका P&L में आने से आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी क्या, प्रिंसिपल में टैक्स सेविंग होगी। हाँ जी, ये जाता है क्या P&L में, लोन लिया लोन चुकाया वो P&L में थोड़ी जाता है, P&L में तो क्या जाता है, इंटरेस्ट। टैक्स सेविंग किस पे होगी, सिर्फ इंटरेस्ट पे। तो अब बताओ आपकी पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है, टोटल पेमेंट्स पर एनम कितनी कितनी पेमेंट हो रही है आपकी पॉकेट से। 400 किस्त के, 150 ब्याज के, 550, ऐसे अलग अलग लिख दूं, 400 प्लस 150 कितने, 550, 400 प्लस 120, 520, 400 प्लस 90, 400 प्लस 60, 400 प्लस 30, सही है ना। आपकी पॉकेट से ही जा रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखो। अब बताओ कितने जा रहे हैं, अब बताओ, सही चीज ये है, ये गए आपकी पॉकेट से, ये सही नहीं था 2000 प्लस पूरा ब्याज, इंटरेस्ट पे क्यों नहीं थी, टैक्स सेविंग। आपकी पॉकेट से ये जा रहा है 150 रुपये, ये जा रहा है 120, ये 90, ये 60, ये 30, तो जोड़ो तो ये आपकी पॉकेट से ये जा रहा है 550 रुपये, 520, 490, 460 और 430 आपकी पॉकेट से जा रहा है, जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कितना पैसा जा रहा है, 2450 रुपये जा रहा है आपकी पॉकेट से। आए कितने आपकी पॉकेट में, 1800 रुपये। 1800 लेके 2450 दे रहे हो तो कितनी कॉस्ट है, यही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यही ढूंढनी है। क्या मैं वो वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस रियलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय, लगा के दिखाओ कैसे लगाओगे। इंटरेस्ट कौन सा रखोगे, इंटरेस्ट ही अलग अलग हैं हर साल के, वो फॉर्मूला फेल हो गया, मूल फॉर्मूला बेस फॉर्मूला है उसमें आना पड़ेगा आपको, वो नहीं चलेगा। वो क्या है देखना, ट्रायल एंड एरर करें ट्राई। इसका मतलब मैं इसमें क्या जुड़ी हुई है, कॉस्ट ना, मैं चेक करूं कितने परसेंट निकाल फेंकूं, कितने परसेंट निकाल फेंकूं कॉस्ट के 1800 आ जाए। हमें हमारी पॉकेट में कितने आए हैं 1800, कितने परसेंट माइनस कर दूं कि कॉस्ट क्या आ जाए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू 1800 आ जाए। ट्रायल एंड एरर लगाऊं, पहले कोशिश करते हैं सबसे इजी,
इंटरेस्ट की रेट कॉस्ट कितनी परसेंट ले लेते हैं, या डिस्काउंटिंग फैक्टर कह लो 10 करना। कैलकुलेटर पे क्या करोगे, चला के देखो कैलकुलेटर, 1/1 + 10 यानी 1/1.10 करो, इक्वल करो क्या रहा है, हाँ जी आप बताओ क्या रहा है, 0.909। फिर इक्वल करो क्या रहा है, फिर इक्वल करो, फिर इक्वल करो, फिर इक्वल करो, समझ आया। अलग अलग देखो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो जा रहा है एट द रेट 10% क्या है, मल्टीप्लाई करो 550 को 0.909 से करना मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 550 इंटू 0.909 करो 500 500 कर दूं, ठीक है, ये राउंड कर दो कोई चक्कर नहीं है, 30, ये करो ये करो 460 इंटू 0.683 और ये करो 430 इंटू 0.621। और कुछ देना अपन ना, बस यही देना है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो जा रहा है एट द रेट 10% कितनी आ रही है बोलो, ये टोटल करो, लेस इनफ्लो तो कितने रुपए का है 1800, यानी इससे तो एनपीवी क्या आ रही है एट द रेट 10% पॉजिटिव आ रही है 79। नज़दीकी मामला हो गया है, पास ही पहुंच गए हम, यानी आंसर 12% से थोड़ा सा क्या है 12-11 के आसपास होगा, क्योंकि 10 पे तो क्या आ रहा है, 10 पे पॉजिटिव आ रहा है, 12 या 11 के बीच में फंसेगा मामला। 15 लूंगा ना, 15 बहुत आगे निकल जाएगा, वैसे करके देख सकते हो, जैसे करूं, हाँ जी ये पता लगा, ये क्या किया मैंने, ये इसका मतलब होता है अगर 1 रुपया साल बाद चाहिए, आज के कितने के पैसे के बराबर है 90 पैसे, जोड़ के देख लो, 0.909 में 10% जोड़ूं 1 रुपया बन जाएगा ना। तो इसका मतलब जो साल बाद के 550 है, बाजार में डिस्काउंट की रेट यानी ब्याज की रेट कॉस्ट 10% हो, तो वो 550 आज कितने के बराबर है 500, चेक कर लो चाहे, आज के 500 साल बाद के 550 नहीं बन जाएंगे अगर 10% लग के। 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, आज कितने के बराबर है 83 पैसे 82 पैसे, जोड़ के देख लो, 0.826 में 2 बार 10% जोड़ के देख लो, 1 रुपया बनता है कि नहीं बनता, बन रहा है ना। 2 साल बाद 1 रुपये की आज की वैल्यू क्या है 82 पैसे, तो 2 साल बाद 520 रुपये देने हैं अपन ने, 2 साल बाद देने हैं 520, आज के कितने के बराबर है 430, तीसरे साल 490 देने हैं, आज के कितने के बराबर है 368, चौथे साल 460 देने हैं, आज के कितने के बराबर, मैंने क्या निकाल के बाहर कर दिया 10% कॉस्ट निकाल के बाहर कर दी हर साल की, समझे। तो वो कितना बच गया 1879, ये तो प्लस का बच रहा है, मेरे को तो 1800 चाहिए, पूरा जीरो बचना चाहिए, ये कितना बच रहा है 1879, तो यानी कॉस्ट 10% से कम में या ज्यादा, सोच के बताना। ये आंसर प्लस का रहा है, मुझे जीरो चाहिए, मतलब आंसर और छोटा चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए आंसर, मतलब ये टोटल आंसर छोटा चाहिए, रेट बढ़ाऊं या घटाऊं, अगर इसको कम करना है तो बढ़ाओ, ज्यादा निकाल फेंको। आपने कितना निकाल फेंका 10%, 10% निकालने के बाद तो आंसर ज्यादा आ गया 79 ज्यादा, कितना निकाल लो 11 या 12 या 14% निकाल फेंको, ताकि ये क्या बच जाए जीरो बच जाए, यानी कॉस्ट 10% से थोड़ी क्या है ज्यादा है। अब ये ट्राई करने पे है, कितने परसेंट पे आप ट्राई करते हो। एक स्टूडेंट कहता है सर 13 पे ट्राई कर लें, 13 पे 14 पे, वो मर्जी आपकी, 15 पे जिस पे कर लो, लो मैं 13 पे ट्राई करके देखूं, 13% पे, कैलकुलेटर अलाउड है, करो 1 डिवाइडेड बाय 1.13 करो, कितना आ जाएगा 1/1.13 इक्वल करो 885 हाँ 78
615। अब करो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 13%। क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू 550 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0.885 से, कितना आ जाएगा? ओके 520 को करो 0.783 से, कितना आ जाएगा? 490 को करो 0.693 से, कितना आ जाएगा? 340। ये करो 460 को करो 0.613 से, 430 को करो 0.542 है क्या? करो 2। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट 13% कितना आ गया? माइनस आउटफ्लो बताओ, आउटफ्लो कितना? 1800, सॉरी इनफ्लो आया अपने पास कितना? तो हम दे रहे हैं 1800 रुपये, आ रहा है 1748। यहाँ तो एनपीवी एट द रेट 13% क्या आ गई? माइनस में आ गई कितनी? 52। यानी 13% पे आंसर क्या आ गया? माइनस का आ गया, यानी ज़्यादा काट दिया। 13% का मतलब पता है क्या है? अपना जो ये पैसा जा रहा है ना, ये इसमें से मैंने 13% ट्राई करके देखा, निकाल फेंका 13%। तो मेरे पास ये जो वैल्यू जा रही है 2450, इसमें 13% काटने के बाद क्या गया? 1748। इससे क्या पता लगता है? थोड़ा ज़्यादा काट दिया, 13% ज़्यादा काट दिया थोड़ा सा, आंसर माइनस में आ गया। यानी पक्का आंसर 13 से क्या है? कम। 10% से क्या है? ज़्यादा। क्या लगे रहे हम 12 कर लें, अब 11.5 कर लें, 11.3 कर लें, लगे रहेंगे, कहीं तो आंसर आएगा। तो इतनी बार हम कोशिश नहीं कर सकते, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला काम करता है। आप एक प्लस का और एक माइनस का ले आओ, ले आए आप एक माइनस का और एक प्लस का, पक्का आंसर इन दोनों के बीच में है, पक्का। ये देखो एनपीवी एट द रेट 10% तो प्लस की है 79, एनपीवी एट द रेट 13% कितनी है? माइनस की 52। तो आप इसको यूज करके एक फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या? आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ डेट केडी, कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव, पहले तो लो रेट लिख लो, लो परसेंटेज, प्लस पॉजिटिव एनपीवी माइनस पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, यानी वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, इनटू डिफरेंस इन रेट्स। करो, लो रेट कितनी है? लो रेट 10%, लो रेट, प्लस पॉजिटिव एनपीवी कितनी है? पॉजिटिव 79, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, 52। डिफरेंस इन रेट 13% और 10%। अब आप सोल्व करके बता दो ये कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है। ध्यान से इसको कैलकुलेटर पे करने का मेथड ना ना रह कह दो, हमें चाहिए नहीं, 1% जो भी उसको साफ कर दिया यार। 4 कॉपियाँ फाउंडेशन की, वो 5 कहाँ से है? इनकम टैक्स नहीं चाहिए, बेकार है, 1% नहीं चाहिए। लो क्या कहता है? हाँ जी, इसको करने का ना बढ़िया मेथड ये है, 79 माइनस 52 ये प्लस हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो, 79 प्लस 52, ठीक है, वो डिवाइड प्रेस करके इक्वल कर दो, रेसिप्रोकल बन जाता है। देखो अलग नहीं करने की जरूरत, आप क्या करो 79 प्लस 52 करो कैलकुलेटर पे, ठीक है, कर लिया, इक्वल कर लिया। फिर आप क्या है डिवाइड दबा दो, डिवाइड 79 प्लस 52 इक्वल किया, डिवाइड दबा के फिर इक्वल दबा दो, इनटू में 79 इनटू में 3 प्लस 10, आंसर एक बार में आ जाएगा। अरे कितना 11 पॉइंट, पता लगा कैसे? आपको पहले तो 79 प्लस 52 करके इक्वल दबा लो, आ गया।
फिर आप डिवाइड वाला की दबा दो, डिवाइड वाला फिर इक्वल दबा दो, डिवाइड वाला की दबा के आ गया, रेसिप्रोकल बन गया वो 1 बाय, इनटू में 79 जो आया, इनटू में 3 जो आया, प्लस में 10, आंसर एक बार में। बाकी आपको जी लिख लेंगे, इतनी देर तो लगती नहीं है, लिख लो। बाकी मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट कि आपको एक बार में आंसर पुट करना है, पहले आप इसका टोटल लिखो फिर डिवाइड करो, एक बार में ही आंसर आएगा। ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 12% है ना, स्लाइटली लेस देन 12%, 12% के आसपास है। और ये रेट ना, ये आप ये ना कहना सर आपने 13 ले ली, 15 ले लो, घर पे करो एक्सपेरिमेंट, टाइम चाहिए, 15 ले लो, आप 15 ले लो, 20% ले लो। जब 10 और 20% का फर्क लोगे ये बहुत ज़्यादा माइनस आ जाएगा। जब 20% ट्राई मारोगे आप, 10% पे प्लस 79, 20 पे आ जाएगा माइनस का 300-400। फिर जब गैप ज़्यादा लोगे ना दो चीज़ों का, 10 और 20 का, फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो ये ना थोड़ा सा पॉइंटों में फ़र्क आ जाएगा। वो तो नेचुरल सी बात है, एवरेज करनी हो, एक स्टूडेंट से पूछा तेरे एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे, एवरेज तो बता दे कितने से कितने, कहता जी कम से कम भैया 40 आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 90 आ जाएंगे। आपके यार ये कोई मार्क्स बताने का तरीका है? कहता एवरेज लगा लो, तो उसकी एवरेज गड़बड़ हो सकती है। 40 और 90 की एवरेज, 40 और 90 की एवरेज में खतरा ही खतरा। आपको ये कौन सी बड़ी बात है, हमने तो यही पढ़ा है 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 65, खतरा है आगे पीछे होने का। ये कोई चांस है? ऐसे बता भाई, कम से कम भैया 75 से कम नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 90। अब एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा हैं, 75-90 के बीच की गेम है। चांसेस क्या होंगे उसके? अगर आपने एवरेज लगा ली 75 और 90 की, तो मान लो वो आपकी एवरेज आ गई 84-83 आ गई, हो सकता है उसके 85 आ जाए, हो सकता है 82 आ जाए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। पर वो ऐसे बताएगा ना कम से कम तो 33 जो पासिंग मार्क्स है वो तो आएंगे आएंगे। क्या ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। ये कोई तरीका नहीं। फिर तो आपका आंसर क्या कर सकता है, वेरिएंस आ सकता है। तो थोड़ा क्लोज में लो। अब आपको पता कैसे लगेगा सर क्लोज में लेना है? मान लो फिगर है 1800 रुपये, ठीक है, और ये प्लस का आ गया 79, 5% है फर्क, 5% का फर्क है ना। ये 79 का एक्स्ट्रा है, घटाना है इसे, 1800 का 79 फालतू है, 5% से भी कम फर्क है, तो आप 3-4% से ज़्यादा रेट ऊपर ना लगाओ। अगर ये फ़र्क होता 25-30% का, मान लो ये हो जाता है यहाँ पे 2300, हमें 1800 चाहिए, 500-600 ज़्यादा, तो आप फिर रेट 10 के बाद कितने पे बढ़ो? सीधा 20, क्योंकि फिर 15-12 लगा के देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता है मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? 12-13 लगाओगे फिर प्लस आ जाएगा, 18-20 लगाओगे फिर प्लस आ गया। तो जब तक एक प्लस और एक माइनस नहीं आएगा अपना फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए अगर फर्क ज़्यादा आ जाए तो रेट एकदम से 10 से बढ़ के कितनी लगा लो, 25-20, ऐसे। कोई रूल नहीं है, अंदाजा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा, आप करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ आया? कल जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें हर साल नहीं दे रहा था वो, इसलिए शॉर्टकट से भी हो सकता था, वो लॉन्ग कट से भी हो सकता था कि इकट्ठे 5वें साल इतने दे रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे हर साल दे रहा है। शॉर्टकट वाला मेथड फेल हो जाएगा। सही कह रहा हूं? हाँ जी बोलो, समझ आया ये? चलो, तो आपने प्रेफरेंस वाले पढ़े, प्रेफरेंस वाले 7th क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? हाँ जी, इधर 7 पढ़ा नहीं। मैं एक क्वेश्चन और इस मेथड से करता हूं, शॉर्टकट में करता हूं। आइडिया आपको हो गया है, लॉन्ग कट से करना और फिर शॉर्टकट से देखना, क्योंकि माइंड में ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी एफएम में यही चीज़ें हैं, और ये कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर पे चलाएंगे आप सारा एफएम, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल हैं, आप आईसीआई की बुकलेट देखोगे ना, पीछे टेबल्स हैं। ये जो प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर पे बता रहा हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल हैं बुक के पीछे। 10% के नीचे देखना, वो 0.909, 0.826 ऐसे देगा। हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो कैलकुलेटर है। जितने में वो क्लास में टेबल मिलती है एग्ज़ाम में, वो एक रूम में एक आती है, आधे लेके बैठ जाते हैं, ना करना होता ना कुछ, वो लेके बैठे जाते, टेबल इधर उधर करे जाता है 20 मिनट।
भैया नहीं आता तो किसी और को दे दे, कोई और बैठा है मांग रहा है, और आधे को कुछ नहीं आता वो टेबल ही मांग, मैडम टेबल, मैडम कहती है अभी वो बच्चा कर रहा है, फिर 5 मिनट मैडम टेबल, तो क्वेश्चन तो देख ले, क्वेश्चन कोई और है और टेबल मांग रहा है, तो आधे तो यूँ परेशान करते रहते हैं। इसलिए हम डिपेंडेंट ही नहीं, जितने में वो टेबल मिलेगी आपको क्लास में इतने में क्वेश्चन करके बैठे हो गए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखना, समझना दोनों मेथड, क्योंकि बड़ा जरूरी है। एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद कैपिटल बस्टिंग, वो सारा इस थ्योरी पे बेस्ड है, सारा चैप्टर ही। चलो इसलिए मैं ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। एक कंपनी 12% वाला प्रेफरेंस शेयर, अभी ये 12% वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% वाली, जिसका फेस वैल्यू कितने रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपये। ओके, कहता है डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है, इशूड एट किस पे, डिस्काउंट 100 वाला कितने में इशू किया जा रहा है, 95 में इशू किया जा रहा है। और रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम पे, कितने प्रीमियम पे, 10%, यानी आपको देने कितने हैं कल को, 100 के 10% एक्स्ट्रा 110। जेब में आए कितने, रियलाइज वैल्यू कितनी आपकी, आपकी जेब में आए हैं कितने पैसे, 95, देने कितने हैं 110, नहीं 95 भी नहीं आए अभी, ठहरो आगे क्या कह रहा है, 5% खर्चा और हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट, किसका 5%, फेस वैल्यू का, यानी आपकी जेब में आए कितने रुपए, 90, 5% डिस्काउंट पे बेचा 95, इशू प्राइस का 5% कहता तो 95 का 5% कम कर देता, लेकिन वो किसका कह रहा है 5%, फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू 100 का 5%, 5 कम करो, जेब में कितने आए 90। कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, आप कंपनी लॉ में नहीं जा रहे, कंपनी लॉ तो कहता है डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, कोई बात नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो चलो 90 रुपये आए और देने कितने आपने 110, कितने साल बाद, रिडेम्पशन आफ्टर कितने साल, 10 ईयर, यानी एन कितना है अपना 10, 10 साल। आप मुझे बताओ हर साल इंटरेस्ट नेट कितना लगेगा पर एनम, क्या आपकी फेस वैल्यू कितने रुपए है 100, जिस पे इंटरेस्ट की रेट कितने % है, ये नहीं 12% पर एनम, फेस वैल्यू 100, 100 का 12% पर एनम कितने रुपए होगी, 12 रुपये होगी, 12 रुपये पे टैक्स की बचत भी तो होगी। क्वेश्चन में टैक्स है क्या, देखना टैक्स की रेट है क्या, नहीं है, टैक्स की रेट नहीं है तो छोड़ो, फिर क्या करें, यानी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हर साल, कितने साल, ये 12 रुपये कितने साल दोगे आप, 10 के 10 साल, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में रिडेम्पशन नहीं। इसको तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकता हूँ, कैसे, इंटरेस्ट पर एनम नेट तो है ही नहीं, कोई सेविंग है ही नहीं, नेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस रियलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एन अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस रियलाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो करो, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितना है पर एनम, देखो इंटरेस्ट 12 रुपये प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी 110, आए कितने आपकी जेब में 90, कितने साल बाद देना है 10, यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो, हर साल 12 रुपये ब्याज दो, 90 लेके 110 दो, 10 साल बाद 20 रुपये फालतू दो ना, 90 जेब में बचा और देंगे हम 110, तो कितना बचा, जितना कितना फालतू लगा 20, 10 साल बाद देना है ना 20, तो हर साल का खर्चा समझ लो 2 रुपये ये है। एवरेज इन्वेस्टमेंट करो, कितना आ गया यहाँ एवरेज, यानी आप इसको सोल्व करोगे तो केडी करो 12 प्लस 2 14, और ये कितना आ गया 100 इंटू 100 कितना आ गया 14% कॉस्ट पड़ी आपको, समझ आया। ये तो कौन सा मेथड है, शॉर्टकट है ना। और एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आउटफ्लो हर साल ईयर 1 2 3 4 5 50 होना है, 50 होना है, 50 होना है, 50 होना है, 50 होना है हर साल सेम,
तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लो 10 लगाता हूँ, इस क्वेश्चन से बाहर आ रहा हूँ 1 मिनट। तो आप 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, इनका टोटल है 3.79 मान लो। सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5 ईयर एट द रेट 10%। क्या मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करूं? प्रेजेंट वैल्यू एट 10% निकालनी है तो क्या ये अलग अलग मल्टीप्लाई करूं? हो जाएगा, कर लो, ये आ जाएगा। इसकी बजाय और मैं ऐसे कर लूं, 50 पर annum को 1 से लेके 5 साल के सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से एक ही बार कर दूं तो सही नहीं है क्या? कितना आ जाएगा? आ गया? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये तो मैथमेटिक्स है। अगर कोई सेम फिगर है, अलग अलग मल्टीप्लाई करने से भी वही आएगा। 189 करके देख लो, बजाय इसके मैंने इसका क्या कर लिया, टोटल। जब ये फिगर सेम है, 50 को इससे 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 सेम अमाउंट है ये, तो क्यों ना इसके सम से मल्टीप्लाई एक बार कर लूं। गुडविल के टॉपिक में, फाउंडेशन में यही होता था, वो सुपर प्रॉफिट सेम होता था 50-50-50, और ब्याज की रेट 10% है, तो आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्या कर लेते थे, टोटल को एक ही बार कर देते थे, यही था ना। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने अलग अलग क्यों किया? वो फिगर अलग अलग थी। पहले साल 400 प्लस 150 550, अगले साल 400 प्लस 120 520, अगले साल 490 460 430, सेम ये फिगर सेम, आउटफ्लो सेम ही नहीं था, तो मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के लिए मजबूरी थी। मैं अलग अलग करना ही पड़ेगा, मुझे इकट्ठा कर ही नहीं सकता था। पर यहाँ पे अगर सेम हो तो इकट्ठा कर पाऊंगा मैं। अब जो ये क्वेश्चन है, मैं अगर लॉन्ग कट तरीके से करूं, देखो हर साल कितने जाने हैं बोलो, आप बताओ। आउटफ्लो कितना जाना है? आउटफ्लो हर साल कितना जाना है? 12 रुपये। कोई टैक्स की सेविंग तो है नहीं, 12 रुपये हर साल जाना है। कितने साल जाना है ये 12 रुपये? 1 से लेके 10 साल। 12 12 12 12 12 12 ट्रायल एंड एरर लगाऊं। मान लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, में एक बार ट्राई बेस पे लगाता हूं 10%। देखूं क्या मैं 12 12 10 साल लिख के फिर मल्टीप्लाई करूं? क्या टाइम बहुत लगेगा। क्यों ना मैं यहां क्या कर दूं, सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से लेके 10 साल का एट द रेट 10% पर annum। करो, कितना आ जाएगा कैलकुलेटर में? क्या करना है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। कैलकुलेटर पे आप क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल करो, आएगा 0.909, फिर इक्वल 0.86, फिर इक्वल 0.75, करते चलो करते चलो। 10वीं बार जब इक्वल कर दोगे, जीटी दबा देना, कितना आएगा? किसी का नहीं आया तो पूछ लो कैलकुलेटर में। वैसे ये टेबल होती हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू की टेबल होती है, एन्युटी टेबल भी है आपकी आईसीआई की बुक ले आना, कल बता दूंगा टेबल देखना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टेबल के अंदर वो टोटल सम का भी देता है। 10% पे 5 साल का सम देखना हो तो एन्युटी कंपाउंड की टेबल होती है 3.79, 10 साल के सामने देख लो तो 6.14 मिल भी जाएगा। पर हमें क्या ज़रूरत है टेबल की, कैलकुलेटर है ना, ढूंढते फिर वो कौन सी टेबल देखनी है कौन सी नहीं, ज़रूरत ही नहीं, कैलकुलेटर से देख लेंगे। समझ आया? हाँ जी, करके देख लिया आपने 10 साल का, अलग अलग सालों का जोड़ है। ओके, अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई इससे ऑफ आउटफ्लो? 12 हर साल जा रहा है, 10 साल जाएगा तो उसकी आज की वैल्यू 120 से तो कम ही होएगी। 120 तो वैसे है, धीरे धीरे जाएगा। कितना आ गया ये? ठहरो, 10th ईयर भी कितना देना आपने, रिडेम्पशन नहीं करनी क्या? 10th ईयर कितना पैसा देना है? 110 रिडीमेबल वैल्यू 110 देना है कि नहीं देना? हर साल 12 देने हैं, 10वें साल कितना देना है? 110। वो 110 10वें साल देना है। आज की वैल्यू उसकी कितनी होगी? करो कैलकुलेटर पे। यहाँ पे कौन सा फैक्टर रखूं? यहाँ पे रखूंगा 10वें साल का, 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर रखो एट द रेट 10%, 0.385 आएगा शायद, चेक कर लो। कैसे आया? आराम से करो, जल्दी नहीं है। 1 डिवाइड, क्योंकि जल्दी में ना एक इधर उधर हो जाता है,
1 डिवाइडेड बाय 1.10। जितना आराम से करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा और डाउट रहेगा दोबारा करूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, पहला इक्वल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जैसे 10वीं बार इक्वल करोगे क्या आ रहा है वो मुझे बताओ। आ रहा है ये या 39 आ जाएगा या 0.385 आ जाएगा। 10वें साल 110 देने आज के कितने के बराबर है बताओ, कितना? समझ आया क्या किया अपने? आप 12 रुपये हर साल दे रहे हो, 12 रुपये हर साल दे रहे हो, 10 साल दे रहे हो, उसके 10 साल के 120 रुपये बने, पर धीरे धीरे बनेंगे वो तो 120। इकट्ठे आज की वैल्यू कितनी आ गई? 73। और ये 10वें साल जो 110 जा रहा है उसकी आज की वैल्यू कितनी आ गई? 42। तो आप मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट 10% कितनी आ गई? प्रेजेंट वैल्यू बताओ। कितनी आ गई बोलो? कितना? करो करो। 42.40 आता है क्या? जो आप ये ले लो ना 0.385, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चक्कर नहीं है, ये ले लूँ कोई बात नहीं, करो। अब कितना आ गया? और जबकि इनफ्लो कितने रुपए का हमारा? इनफ्लो सिर्फ 90। ये तो प्लस का आ गया। एनपीवी एट द रेट 10% क्या आ गया? ये प्लस का। कितना फालतू है बोलो? 26 रुपये 13। रेट बढ़ाए ज़्यादा आ गया, ये तो 90 रुपये आए और हमें आउटफ्लो जा रहा है उसका तो 10% काटा तो 116। इसका मतलब कम काटा है, इसका मतलब कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। 10% निकाल के देखी तो ये तो फालतू आ गया। इसका मतलब आंसर क्या है? फालतू है। रेट बढ़ाने की जरूरत है, ज़्यादा काटो, कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। अब किस पे ट्राई करूं बोलो? 15 पे कर लूं? हाँ जी, कैलकुलेटर पे बना दोगे आप? 10 साल का सम कैसे? 1/1.15 इक्वल इक्वल करो, 10 बार करो, 10वीं बार करो ना मुझे बता देना, यहां लिख लूंगा ना 247। और जीटी दबा दो। अब कितना आ रहा है? 5.018। किसी का नहीं बना तो पूछ लो। हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है, कोई है क्या ऑनलाइन? अनीशा, ओके। तो कोई ऑनलाइन है तो पूछ लो, क्योंकि ना ये प्रोसेस समझना ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो चुटकी बजाते करोगे, क्वेश्चन बड़े नहीं होते एफएम के, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर प्रोसेस सारी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तुक्के से नहीं करना हमने क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगता है, कल थोड़ा मुश्किल लगा, आज थोड़ा आसान लगेगा, कल और करेंगे तो आपको बड़ा रूटीन। फिर मेरे को ऐसे लिख के नहीं बताना पड़ेगा 1 से लेके 10 अमाउंट सेम है इसलिए सम ले सकता हूँ, आपको खुद पता होगा, फिगर सेम है। चलो करो। अब क्या लिखूँ यहाँ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट 15% करो मल्टीप्लाई। 12 को किससे मल्टीप्लाई करो? 5.018 से। कितना आ जाएगा? ये करो। 110 को करो 0.247 से, 27.17। तो आप देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट द रेट 15% कितना आ गया? 87 या 0.39। लेस इनफ्लो कितना हो रहा है? 90। तो एनपीवी एट द रेट 15% कितनी आ गई? 2. ये तो भैया एक माइनस और एक प्लस आ गया, इनके बीच में आंसर है। यानी एनपीवी एट द रेट 10% क्या आ गया? 26.13। एनपीवी एट द रेट 15% क्या आ गई? -2.61। तो आप इन दोनों के बीच में आंसर ढूंढो। तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी आ गई? क्या फॉर्मूला है? लो रेट। आंसर इनके बीच में 10%, पॉजिटिव एनपीवी 26.13, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एनपीवी 2.61 इंटू डिफरेंस इन रेट 15 - 10 करो। कितना?
लगभग आंसर आ गया, एक्यूरेट है। ये आंसर बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है, और वो जो शॉर्टकट लगाते हैं ना वो एक एवरेज ऑन एन एवरेज होता है, ये एक्यूरेट ज़्यादा होता है। बाकी ये हमेशा आंसर पॉइंट्स में फ़र्क आएंगे, क्योंकि ये डेसिमल कितने पॉइंट लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी एक्यूरेट ज़्यादा होता है बजाय शॉर्टकट के। लगभग वही 14 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया, शॉर्टकट से भी वही आ रहा था। समझ आई बात? करने को तो ये आसान है, पर आना वो भी चाहिए। समझ आया? लॉन्ग कट भी पता लग गया। और ये लॉन्ग कट करना मजबूरी तब हो जाता है जब बीच बीच में पैसा चुकाते हों, तब ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इकट्ठे चुका रहे हैं लमसम तो शॉर्टकट वाला ज़्यादा आसान है, इजी है। समझ आ गई बात? चलो, तो ये कंसेप्ट लगता है शॉर्टकट मेथड और या लॉन्ग कट लगाने से। आगे चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है? हटा दूं इसको। प्रेफरेंस की कॉस्ट और डिवेंचर की कॉस्ट आ गई। अब मेन कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर की कॉस्ट आपकी कंपनी के लिए कॉस्ट है, जनता के लिए क्या? वो रिटर्न है। मेरे लिए, कंपनी के लिए कॉस्ट तो जिसको मिल रहे हैं उसके लिए तो क्या है? रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कई मेथड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कह लो या इक्विटी कह लो, जिसको केई से डिनोट करते हैं, उसके कई सारे मेथड है। एक है डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच कहती है केई आएगी D1/P0। बस D1 क्या है? डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा। P0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी आज शेयर का प्राइस कितना है। 0 ईयर मीन्स आज जहां हम खड़े बिगिनिंग, और 1 मतलब 1 साल के एंड में। आज अगर मैं शेयर खरीदूंगा तो इनकम साल बाद आएगी ना। अगर 2018 में शेयर खरीदूंगा तो इनकम 2019 में आएगी। तो डिविडेंड 1 साल बाद का सोचना है, और शेयर की वैल्यू आज वाली। तो D1/P0, इससे क्या आ जाएगी? कंपनी की कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक कंपनी है, वो कह रही है जी डिविडेंड 20 रुपये देती है हर साल, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, करंट मार्केट में रेट शेयर का कितना है? 80 रुपये। तो कई निकाल लो, करो। इस साल भी डिविडेंड 20 देगी, हर साल 20 देती है, फिक्स है 20। शेयर मार्केट में कितना है? 80। यानी कंपनी शेयर इश्यू करे तो 80 का, और कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा 20। तो इंटू 100 कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। नहीं तो 0.25 का मतलब भी 25% ही होता है। समझ गए ना? 0.25 का मतलब 25% ही होता है। लेकिन ये मॉडल कम चलता है। इसकी जगह जो मॉडल चलता है वो चलता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये कहता है कई आनी चाहिए, ये वाला तो सही है, D1/P0 प्लस G को भी जोड़ा जाना चाहिए। G क्या है? एनुअल ग्रोथ। अब सुनो, एक कंपनी ऐसी है जिसमें ग्रोथ कभी डिविडेंड बढ़ता है, कभी नहीं, कभी बढ़ता है, कभी नहीं। और एक कंपनी ऐसी है जो पहले से ही प्री डिटरमिन है कि डिविडेंड हर साल बढ़ा के देंगे 10%, 5%। आप कौन सी कंपनी में लगाना चाहेंगे? जहाँ ग्रोथ है, स्टेबल है, हर साल बढ़ा के देंगे। उस कंपनी के सिर पे प्रेशर है कि हर साल डिविडेंड बढ़ा के देना है। तो वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको कौन सा मॉडल लगाना है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। G क्या है? G का मतलब यहाँ किससे है? एनुअल ग्रोथ परसेंटेज इन डिविडेंड। डिविडेंड में हर साल कितनी ग्रोथ होगी, ये G है। अगर अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं अवेलेबल तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? D1/P0। ये G आपको गिवन है तो लगाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या? इक्विटी शेयर कंपनी का मार्केट में 135 रुपए का है, बाजार में कितने का है? 135। और डिविडेंड अगले साल कितना देने की उम्मीद है? 18। आज 135 का, साल बाद कितना डिविडेंड देने की उम्मीद है? 18। और कंपनी की ग्रोथ क्या है? 6%। ऐसा है, बहुत बार ऐसा आएगा लास्ट ईयर का डिविडेंड दे देगा जो साल बीत गया है, उसे मैं क्या लिखूंगा? D0। मान लो 20 रुपये, और मुझे कह देगा ग्रोथ 5% है, तो D1 ऐसे आएगा।
जैसे 20 रुपये है तो 20 का 5% और बढ़ा के D1 कितना आ जाएगा 21। कभी आपको D1 यानी कि एक साल आगे का डिविडेंड जानना हो पर उसने डिविडेंड कौन सा दे दिया है पीछे का, तो आप उसमें ग्रोथ जोड़ के क्या बना लोगे, करंट ईयर का डिविडेंड बना लोगे। कैसे, D0 प्लस G करके D1 बन जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा कुछ, इस क्वेश्चन में तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दे ही देखा है। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी अगले साल का डिविडेंड जानना हो तो पिछला बीत गया जो साल उसका, जैसे 2021 में कितना डिविडेंड मिलेगा, 2020 में जितना मिला उसमें कोई ग्रोथ है तो वो जोड़ दो, तो अगले साल कंपनी इतना देगी, दैट इज D1। D2 और अगले साल का, D3 और अगले साल का। अभी इसका क्वेश्चन में यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वैल्यू पुट करो 9 में। KE कैसे निकलेगी बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगी, देखो क्या कहता है। हमने डिविडेंड 135 रुपए का शेयर, इस पे डिविडेंड कितना दिया 18 और ग्रोथ कितनी है 6%। करो सोल्व से, 18 बटा में 135, 18 बटा 135 6%। पहले ये सोल्व कर लो कितना है, ये कितना आ रहा है 1333 और ये 6% को आप 0.06 लिख सकते हो। 6% का मतलब 0.06 होता है, 6 बटा 100 ही होता है, तो ये कितना बन गया सारा, बनाओ। या इसको 19.33% लिख सकता हूं, एक ही बात है। 0.1933 कह दो या 19.33 कह दो, एक ही बात है। यानी आपको जो आंसर ये परसेंटेज से आएगा ना, ये वाले से, उसमें ग्रोथ और जोड़ देनी। ये वाला आ रहा है 13.33, 18 बटा में 135.133 आ रहा है, यानी 13.33 प्लस ग्रोथ और जोड़ दो। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या माननी है, 19.33% माननी है अपनी ग्रोथ रेट। समझ आया, फॉर्मूला है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब ग्रोथ स्टेबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, 10 पढ़ो और क्लियर होगा थोड़ा। ये लिखा, हाँ देखो 6% का मतलब 6 बटा 100 होता है, यानी 0.06 होता है, एक ही बात है। कुछ बीकॉम के राइटर है ना, वो ऐसे लिखते हैं, वो करते हैं D1 अपॉन P0 गुना में 100 प्लस ग्रोथ की परसेंटेज, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 18 अपॉन में 135 इंटू में 100, 1% ये आ गई और ग्रोथ कितने परसेंट है 6%। उससे क्या होगा, ये 13.33% आ जाएगा, ये 6% आ जाएगा, तो आंसर 19.33% रहेगा। समझ गए। पर ये लिखने का मतलब भी वही है, ये लिखने का मतलब 0.133 या 13.33% एक ही तो बात है। 13.33 लिख दूं, 0.133 या 13.33% लिख दूं, एक ही बात है। 6% लिख दूं या 0.06 लिख दूं, एक ही बात है, ये 6% ही तो है। यानी 6 बटा 100 यानी 0.06, एक ही तो बात है। समझे। कुछ बीकॉम वाले राइटर ऐसे लिख लेते हैं ताकि बच्चे घबरा जाते हैं, ये पॉइंट में क्यों लिख दिया, एक ही बात है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10। शेयर जो है मार्केट में 10 रुपए वाला कितने का चल रहा है, मार्केट में 10 रुपए वाला शेयर कितने का चल रहा है 36 रुपए का, और डिविडेंड पिछले 4 साल से कितना दिया जा रहा है बताओ। हाँ जी, डिविडेंड लास्ट ईयर्स का डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना दिया जा रहा है बताओ। 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 54 पैसे, 1 रुपये 69 पैसे, 1 रुपये 86 पैसे। आप देखो लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो कितने रुपए का दिया जा रहा है, 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 54 पैसे, 1 रुपये 69 पैसे और 1 रुपये 86 पैसे दिया जा रहा है। पिछले 4 साल का है, लास्ट 4 ईयर का डिविडेंड है। अब बताना कितना रुपये बढ़ रहा है, ये बताना कितना ग्रोथ हो रहा है। 1.54 माइनस 1.40 बटा में 1.40 कितना बढ़ रहा है बोलो, करना। 0.14 अपॉन में 1.4 10% बढ़ रहा है। यहां से देखो कितना बढ़ रहा है, देखो यहां से देखो
ये 1.69 माइनस 1.54 बटा में 1.54 इंटू में 100 कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ना 1.86 माइनस 1.69 बटा में 1.69 इंटू 100, ग्रोथ कितनी है 10। तो कंफर्म हो गया ग्रोथ कितनी है, लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है, हाँ जी हाँ जी, लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है बोलो। अगर हम 21 में खड़े हैं तो ये पिछले 4 साल का है, 2020, 19, 18, 17 है ना, हमारे बिल्कुल क्लोज में ईयर ये वाला होगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड ये। D1 कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, ये वही तो है कि अगर पिछले साल डिविडेंड 1.86 है, अब उसमें 10% बढ़ के तो आगे क्या आएगा बोलो, 2.046 आएगा। तो अब आप KE लगा लो, क्या आएगा D1 अपॉन P0 प्लस G, क्या आएगा करो, D1 कितना, आज शेयर खरीदोगे तो साल बाद डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, मिलेगा आपको 2.046। आज शेयर कितने का है 36, ग्रोथ कितनी 10% के लिए पॉइंट लिख लूं 10, ये ग्रोथ है 10%, 10% को मैंने ऐसे लिख लिया, करो कितना आ गया 2.046 अपॉन 36 प्लस 0.10, इसको आप 15.68% लिख सकते हैं, हाँ 0.1568 को आप 15.68% लिख सकते हैं, 0.1568 को आप 15.68% लिख लोगे, आ गया ना, बोलो कोई डाउट, समझ आई। नीचे वाला तो आराम से कर लोगे 11वां, उसमें कहता है जी डिविडेंड लास्ट ईयर में ₹1.50 दिया गया, ग्रोथ कितनी है 5%। हाँ जी, D1 कितना आ जाएगा 11वें में, ₹1.50 पिछले साल डिविडेंड दिया गया, ग्रोथ 5% है, तो अब कितना D1 कितना आ जाएगा 1.575 डिवाइडेड बाय मार्केट रेट 60 प्लस ग्रोथ 0.05, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे 12वां क्वेश्चन बताना, 12वां अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन बताना। ये वाले में तो ग्रोथ हर साल क्या आ गई थी, सेम आ गई थी, तो हमारा पंगा खत्म हो गया, हमें साफ समझ आ गया ग्रोथ 10% है। देखो हर बार 10% बढ़ रही थी। यहां देखना क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि ईयर 17 में डिविडेंड कितना था, 18 में कितना, 19 में कितना, 20 में कितना, 21 में कितना और 22 में कितना। डिविडेंड देखो पिछले सालों का क्या है, हाँ जी यहाँ 3.15, यहाँ 3.30, यहाँ 47, यहाँ देखना ग्रोथ कितनी है, 3.15 और 3.30 का फर्क देखो कितना, कितने % है, पूरा एग्जैक्ट बताना कितना पॉइंटों में। यहाँ 3.47 माइनस 3.30 अपॉन में 3.30 इंटू 100 कितना आ गया 5 अलग अलग चल रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, उसकी तरह बराबर है, आगे चलो और आगे और चेंज है, यानी ये कंसेप्ट हो गया फेल। ग्रोथ स्टेबल नहीं है, बात ये है ग्रोथ कभी कितनी। अब क्या करूं, मुझे तो जी चाहिए, मेरा तो क्वेश्चन नहीं होना। ग्रोथ तो है पर स्टेबल नहीं है, बढ़ रहा है। देखो डिविडेंड 3.15 से बढ़ के क्या हो गया 4.2, तो ग्रोथ स्टेबल नहीं है। पर ये बात क्लियर है 3.15 से बढ़ के 4.2 हो गया, 3.5 का डिविडेंड इंक्रीज अप टू कितना हो गया 4.02 इन 5 ईयर गैप। 5 साल का गैप है कि 6 का गैप है, देखो 5 का कि 6 का, 6 नहीं है 5 है, देख लो। यहाँ से यहाँ बढ़ा 1 साल, यहाँ से यहाँ बढ़ा 1 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से 3.15 5 बार बढ़ा, तो क्या बन गया 3.15 से 4.2। अगर आप बुक देखोगे ICI की
तो वो ऐसे कहेगा 4.2 बन गया 3.15 से, इन कितने साल, 5 ईयर, एट परसेंटेज, वही तो ढूंढनी है ग्रोथ। 3.15 से बढ़ के 4.2 हो गया कितने साल में, 5 साल में, धीरे धीरे बढ़ा हर साल, 4.2 पैसे हो गया कितने परसेंट पे, टेबल देखो करना, ये कितना आ गया, ये इन 5 ईयर एट द परसेंटेज ऑफ, आपको एनुटी टेबल देख लेनी है। एनुटी टेबल, इसका मतलब ₹1 बिकम्स 1.27 इन 5 ईयर एट परसेंटेज कितनी, वो निकल जाएगी। ये एनुटी टेबल में देखना है, आंसर में 1.27 कहाँ आता है, 5 साल के सामने, अगेंस्ट कितने साल देखोगे, जैसे ईयर लिखे होंगे ना, ईयर लिखे होंगे 1 2 3 4 5, अब किसके सामने देखना, 5, और यहाँ देखना ये परसेंटेज ही होगी, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, तो यहाँ वैल्यूज होंगी। तो आपको देखनी है कि 1.27 किसके सामने आता है, मान लो यहाँ 1.10 आता है, यहाँ पे 1.27 आता है, तो मैं समझ गया एनुटी टेबल होती है वहाँ, लाना कल बुक बता दूंगा। एनुटी टेबल, आपको एनुटी टेबल कंपाउंड की टेबल होती है, आपको देखना है 1 रुपया क्या बन गया, ₹1.27, कितने साल में, 5, कितनी परसेंटेज, परसेंटेज ढूंढनी है, क्या देखना, आंसर में 1.27 ढूंढना है, कितने साल के सामने, 5 साल के सामने ढूंढना है, कितने पे परसेंट के सामने आ रहा है, 5, तो अपने को पता लग गया ग्रोथ कितनी है, इस क्वेश्चन में ग्रोथ है 5, ऐसे टेबल। पर टेबल टूबल देखने का टाइम कहाँ है, ना टेबल मिलती ना टाइम होता, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। क्या 5 साल में ₹1.27 बनेगा, छोड़ो, एक को 1 क्यों बनाने, ₹3.15, 4 पे 2 पैसे बनेंगे, कितने परसेंट पे बनेंगे, कोई तो परसेंटेज आंसर है, कोशिश करो, ट्रायल एंड एरर। 3.15 बिकम्स 4.08, 10% ट्राई करो, कितना आता है करना, 3.15 में आप क्या जोड़ दो, 10%, फिर जो आएगा उसमें 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 10%, कितना आ रहा है, 5 बार जोड़ दिया मैंने 10%, कितना आ रहा है बोलो, ट्राई करके देख रहा हूं, आराम से जोड़ो। 3.15 में 10% जोड़ो एक बार, फिर 10% जोड़ो, फिर 10% जोड़ो, फिर 10% जोड़ो, फिर 10% जोड़ो, 5.073 आ रहा है, ज़्यादा आ गया ये तो, मुझे तो क्या चाहिए 4.02, घटाऊं, और क्या घटाना पड़ेगा। 3.15 में कितना जोड़ूं, 5 जोड़ के देख लूं, कितना आया, कोई तो हमारे लिए आंसर है, कोई तो परसेंटेज है। अगर मान लो 4 लगाया होता तो आंसर छोटा आ जाता, थोड़ा बढ़ जाते, मतलब कहीं तो आंसर है, कैलकुलेटर जिंदाबाद, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, समझ गए। टेबल टूबल ढूंढने की, 3.15 4.2 बनेगा, एनुटी टेबल ढूंढ, आधों को तो ये नहीं पता टेबल देखनी कौन सी होती है, कोई और ही टेबल देखते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, बेटर है कैलकुलेटर से कभी गलती चांस ही नहीं, क्योंकि पता है क्या है, ये प्रैक्टिकल सी अप्रोच है कि 3.15 बढ़ बढ़ के 4 पे 2% बने, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई होगी, ट्राई किया तो ग्रोथ कितनी आ गई, ग्रोथ 5%। लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है बोलो, लास्ट ईयर का डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड क्या आ जाएगा, या नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड जिसे D1 बोला करते हैं, D0 प्लस G, तो करो D1 कितना आ जाएगा, D0 4 पे 2 पैसे, 5% जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2 कर लो, चलो 2 ठीक है। मार्केट प्राइस शेयर का कितना है बताना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0 कितना है बोलो, कितना है क्या, हाँ देख लो, कह रहा है शेयर जो है बाजार में 100 वाला इशू हो रहा है, 100 में 10 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो कितने रुपए आ जाएगा 100 का, ये कह रहा है इशू प्राइस 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी
ये इशू प्राइस है, नया शेयर है। सो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी तो कितने रुपए, 90। पर ये नहीं लेना, क्यों? क्योंकि मेरे को पेपर में D1 दे रखा है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन क्यों करूं? D1 पेपर में दे रखा है, कितना? D1 गिवन है, D1 गिवन है, कितने रुपए दे रखा है? अपने फॉर्मूले में चले, ग्रोथ तो फॉर्मूले में फिर भी चाहिए थी, लगाओ। चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ये काफ़ी काम आने वाला है। वो आप जो पढ़ते थे ना वो फाउंडेशन में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो सारा ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व करोगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। उसमें यही चीज़ें तो होती थी, समझ नहीं आती थी ना कई बच्चों को। वो कभी एन्युटी लगा ली, कभी हर साल 100 जमा करवाएं, कितने बन जाएंगे, या इतने चाहिए होंगे तो कितने जमा करवाएं, सारे आंसर इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। चलो, क्या फॉर्मूला होता है हमारा के का? D1/P0 प्लस G। तो आप D1 मत बनाओ क्योंकि पेपर में D1 दे दिया, वरना मैं बनाता तो कितना बनता D1। अब क्वेश्चन को चले नहीं कर सकते हम, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना दिया जाएगा करंट ईयर के एंड में, 4 रुपये 20 पैसे। और इशू प्राइस कितना आ गया, 90, 100 का 10% कम। ग्रोथ कितनी है, 0.05, यानी कि ये क्या है, G, जो कि बड़ी मुश्किल से निकाल लिया आपने, 5% आ गई ना। करो के कितना आ गया, सोल्व करो। 0.096, यानी 9.6% पर annum लिख सकता हूं ना। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? अप्रोक्स 10 कह लो, अप्रोक्स 10। वैसे 9.6 आ रहा है, ये 9.6 आ रहा है ना, अप्रोक्स 10 कह लो, वैसे 9.6 ही कर दो। राउंड ऑफ करके करूं तो 10। समझ आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इशू प्राइस का मतलब जितने में इशू किया माइनस बेचने के खर्चे, तो नेट प्रोसीड। ठीक है, अगर मार्केट में नया शेयर नहीं बेच रहे हम, चलता शेयर है, पुराना शेयर है, फिर उसमें इशू के खर्चे नहीं काटते, वो तो पुराना शेयर है, बस उसका तो बाजार रेट उठाओ और लिख दो। अगर कोई नया शेयर इशू हो रहा है तो इशू प्राइस, मार्केट रेट नहीं होता उसका, इशू पहली बार हो रहा है, तो इशू प्राइस माइनस इशू के खर्चे, फ्लोटेशन कॉस्ट, वो रखते हैं। चलती कंपनी होगी तो उसमें इशू प्राइस नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, उसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है बाजार में दे देगा वो रख देंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लोगे? बस आज सिर्फ इतना ही। 13, 14 के लिए आगे चलना होगा, और अच्छे क्वेश्चन हैं आगे। ठीक है, इस साल के एंड में कह लो, या मान लो आज 1 जनवरी पे खड़े हैं, 1 जनवरी 22, तो 1 जनवरी 23 को जो डिविडेंड आएगा उसकी बात कर रहा है। यानी 31 दिसंबर 22 में आ जाए या 1 जनवरी 23, एक ही बात है ना, साल बाद का डिविडेंड, चाहे वो करंट ईयर का एंड कह लो या नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कह लो, आज एक ही बात है। ठीक है, लास्ट ईयर के डिविडेंड से करंट ईयर के डिविडेंड पे हम आराम से आ जाते हैं, तरीका है हमारे पास। सही है, पढ़ लोगे ये?